हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। आज हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि थर्मोडायनामिक हम लोग का चैप्टर चल रहा है अभी तक। ठीक है, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट कवर हुए हैं। आज नए वीडियो से देखते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर हैं, उसको एक बार पहले प्रीवियसली कवर कर लीजिए, फिर ये टॉपिक समझ में आएंगे। तो आज हम लोग बेसिकली 3 से 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखो एनर्जीज ऑफ द रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, या एनर्जी इन्वॉल्व बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मान लो एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे टाइप के एनर्जी के बारे में देखेंगे। कौन सी एनर्जी कब यूज होती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्लस वो फैक्टर्स किसी भी रिएक्शन में कैसे काम करते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। प्लस हेस लॉ जो कि पूरा एनर्जी पे बेस्ड है वो कवर करेंगे। एक रिएक्शन की एनर्जी कैसे निकालेंगे थर्मोडायनेमिक में वो देखेंगे। हेस लॉ के ऊपर अगर पॉसिबल हुआ तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, बॉर्न हैबर साइकिल, बहुत सारी चीज़ें हैं आज के वीडियो में, वो सारा कुछ कवर करने वाले हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, राइट, तो उसमें तुमको बहुत से काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलें तो अगर मैं एनर्जी ही काउंट कर रहा हूँ तो तुमको, तो देखो कितनी टाइप की एनर्जी हो सकती है। कुछ एनर्जीज तुमने पहले भी सुनी होंगी, जैसे अगर मैं बोलूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट, या हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। जब कोई बॉन्ड टूटता है तो उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो भी क्या होता है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्क क्या है कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो हमको सामने से देनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ ब्रेक होगी। देखो केमिस्ट्री में एक लॉजिक सिंपल है कि अगर हम लोग कोई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये पूरे थर्मोडायनेमिक में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई सराउंडिंग एनर्जी देता है तो वो एनर्जी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और जब भी कोई बॉन्ड बनेगा, राइट, दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, वो जब आपस में आके टकराएंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो वो खुद एनर्जी रिलीज करेंगे। तो जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एनर्जी। और जब सराउंडिंग उसको देगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी। तो फॉर्मेशन वर्ड कहीं पे भी आ गया तो समझ जाओ कि सिस्टम एनर्जी दे रहा है, और कहीं भी डिस्ट्रक्शन या ब्रेकिंग का वर्ड आता है तो समझ जाओ बॉन्ड टूट रहा है तो कौन एनर्जी देगा, उसको सराउंडिंग देगा। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब क्या होगा, बाहर से एनर्जी देंगे तभी तो टूटेगा, तो ये एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, बॉन्ड बन रहा है तो सिस्टम एनर्जी देगा सराउंडिंग को, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी वर्ड हमने सुना होगा पहले कभी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर। जब भी कोई 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तब वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी बॉन्ड एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो भी है वो हमेशा 1 मोल के मतलब अमाउंट में ही डील करेंगी। तो 1 मोल जब बॉन्ड बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड एनर्जी। या तुम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। या तो बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है वो बोल दो, या तो बोल दो कि उसके फॉर्म होते टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो बॉन्ड एनर्जी होगी। सीधी सी बात है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी उतनी अगर मैं दूंगा तो ही ब्रेक होगा। क्लियर है, चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह में एंथैल्पी वर्ड यूज़ करेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि एनर्जी एंथैल्पी एक ही चीज़ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब कंबशन क्या चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दो, बराबर। कोई सब्सटेंस है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करते हैं
तो जब वो हीट होगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करेगा, राइट। द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। ये हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। किसी भी चीज़ को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो, जलाते हो, तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वहाँ से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट अगर हम लोग लेके चलें एक, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, राइट। किसी चीज को बनने में जो एनर्जी लग रही है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फिजन, राइट। तो फ्यूजन और फ्यूजन का वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जब भी कोई चीज़ बनेगी या टूटेगी तो उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन बोलते हैं। या मान लो एक टाइप की एनर्जी हमने सुना होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, राइट। एक चीज़ हम लोग बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। और एनर्जी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, किसी चीज को तोड़ना। सब्लिमेट होना मतलब क्या, सब्लिमेशन क्या, जब भी कोई चीज किससे, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि जब हम लोग किसी ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी एटम के ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। या अगर मैं बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन फिक्स कर देते हैं तब जो एनर्जी निकलती है वो क्या हो गई, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। किसी चीज को अगर किसी जनरली पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को जब पानी में डिसॉल्व करते हो तब जो एनर्जी, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल और आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसी से एक चीज निकलता है सॉल्वेशन एनर्जी, बराबर है। तो अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन में एनर्जीज के बारे में पढ़े तो इस मतलब ये चलते जाएगा। जैसे फिर यहाँ से निकल के आता है एक लैटिस एनर्जी। अब ये सारी एनर्जीज हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं कि क्या होती है, कैसे होती हैं। लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब एक मोल क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है तब जो एनर्जी, जब एक मोल क्रिस्टल बनता है तब जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो जब भी फॉर्मेशन होगा, बोलने का ये मतलब है कि जब भी फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन हमेशा क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो खुद क्या करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। तो फॉर्मेशन अगर एनर्जी जनरेट कर रहा है तो वो एनर्जी हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि वो एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। बट कभी भी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं तब सराउंडिंग को एनर्जी देनी पड़ेगी, उस केस में वो एनर्जी हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हम लोग लिखने को एक केमिकल रिएक्शन सिंपल सा लिख देते हैं, बराबर है, कि हमने कुछ केमिकल रिएक्शन लिख दिया और वो हो गया, ठीक है। बट अब देखो इतनी टाइप की एनर्जी उस रिएक्शन में काम करती है। ये तो मैंने कुछ कम ही लिखी है, इसमें अगर हम लोग और देखें तो और हमको डिटेल में मिलते जाएगा। तो ये तो कुछ नेसेसिटी है एनर्जीज की जो हमेशा रिएक्शन में इन्वॉल्व होती ही है, मिल ही जाएंगे तुमको, ठीक है। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है तुम्हारा किसका, हेस लॉ, ठीक है। अब हेस का लॉ क्या है, स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हेस लॉ क्या है, इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं, खाली तुमको ध्यान में रखना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। तो हेस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी रिएक्शन, राइट, कोई भी रिएक्शन अर्थ पे चाहे एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, उसकी जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और इन मल्टी स्टेप। क्लियर हुआ है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉ है।
कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या बहुत सारे स्टेप में हो, उसमें जो एनर्जी का एडिशन होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, प्रोडक्ट अगर एक ही बन रहा है तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। अब देखो, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन था जो ए से डी बना रहा है। ठीक है, कोई रिएक्टेंट ए था और इससे मुझे क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी रिएक्शन को अगर मैं ऐसे बनाऊं, मान लो ये रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म लिखूं तो शायद ऐसे रहा होगा। अगर इसका हम लोग रिएक्शन लिखें तो ऐसा हुआ होगा मे बी कि ए से बी बना होगा, बी से सी बना होगा और सी से क्या बना होगा, डी बना होगा। ये इसी रिएक्शन का मल्टी स्टेप है, खाली यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, ए से डी का फॉर्मेशन। अब मान लो इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी जनरेट हुई। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एनर्जी जनरेट हुई, H टोटल बोल के, राइट। तो इसके फर्स्ट स्टेप में भी कुछ एनर्जी जनरेट हुई होगी, मान लो यहाँ पे H1 कर दें, इसको H2 कर दें या इसको H3 कर दें। ठीक है, थोड़ी थोड़ी अलग अलग स्टेप में अगर हो रहा है तो कम कम एनर्जी रिलीज हुआ होगा या एब्जॉर्ब हुआ होगा, जो भी है। तो हेस लॉ का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में हो, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, कांस्टेंट होगी। ना तो इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, ना फिर ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत सारे स्टेप में हो रहा है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फाइनल फॉर्मूला हेस लॉ के लिए क्या निकल के आता है, देखो डेल्टा एच टोटल अगर मैं निकालूं तो वो बराबर होगा किसके, H1 के प्लस H2 के प्लस H3 के, और जितने भी एनर्जी इन्वॉल्व हुई होगी इस रिएक्शन में वो सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी एक दूसरे से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, राइट। हेस लॉ क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उनकी जो रिएक्शन की एनर्जी का एडिशन होगा वो हमेशा बराबर होगा, चाहे वो बहुत सारे स्टेप ले कंप्लीट होने के लिए चाहे एक सिंगल स्टेप ले, तो वो हमेशा इक्वल होंगे। अब इसी हेस लॉ को एक्सप्लेन करता है बॉर्न हैबर साइकिल, जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। बॉर्न हैबर साइकिल क्या करता है, हेस लॉ को एक्सप्लेन करता है। देखो कैसे, ठीक है। बॉर्न और हैबर दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, मतलब उन्होंने कोरिलेट करके इस रूल को बनाया होगा या ऑब्जर्व किया होगा। ये जो है ये हेस लॉ को देखो कैसे एक्सप्लेन करता है। सपोज करो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि मेरे पास Na सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन मैं Cl गैस से करवाता हूँ और ये मुझे क्या बना के देगा, NaCl सॉलिड बना के देता है। ये एक जनरल रिएक्शन है जो किसी भी मतलब थोड़े पढ़े लिखे लोगों के सामने अगर मैं ये रख दूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट बता देगा कि ये बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल कहानी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये चीज़ जब बनी तो सपोज करो यहाँ पे H टोटल कुछ एनर्जी निकली होगी या एब्जॉर्ब हुई होगी, वो अपने को लास्ट में देखना है कि क्या कैसे होगा, राइट है। ये रिएक्शन है, ये सीधी सी बात है, वेदर ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी या रिलीज की होगी, जो भी है। तो हम लोग इसका एच टोटल पकड़ के चलते हैं। अब देखो साइंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जनरली सॉलिड और गैस जल्दी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब या तो इसको अपना स्टेट बदलना होगा या तो इसको अपना स्टेट बदलना होगा, राइट है। तो दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो पहले तो ये सब्लिमेट हो जाएगा। ठीक है, मान लो सोडियम को हम लोग ने सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ तो एनर्जी इवॉल्व हुई होगी यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी देखा था ना। अब दिक्कत ये है कि ये एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सपोज करो एटमॉस्फेयर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो सब्लिमेट कर सकता है, बट वो सब्लिमेट कब करेगा, जब उसको एनवायरनमेंट की एनर्जी मिलेगी, सराउंडिंग की एनर्जी मिलेगी, तभी तो सब्लिमेट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, सराउंडिंग ने सोडियम को एनर्जी दी तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है इसके साथ साइन क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा, ये सब्लिमेशन लगा के इसमें कन्वर्ट हो गया।
अब जो क्लोरीन है, मान लो सोडियम तो मोनो एटॉमिक है तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, बट जो क्लोरीन है वो कैसा है, डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो ये तो दो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी अपने आप को क्या करता है, एक सिंगल फॉर्म में लेके आता है डिसोसिएशन करके। इसको अपना स्टेट बदलने की ज़रूरत नहीं, ये क्या बन जाएगा, हाफ Cl2 किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसीय स्टेट में। क्लियर हुआ। अब इसने अपना स्टेट ऐसे बदल लिया और ये सोडियम ने ऐसे बदल लिया, अब दोनों गैसियस फॉर्म में आ गए और क्लोरीन का एक ही एटम है। यहाँ पे एनर्जी कौन सी लगी, डेल्टा एच डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन भी क्या चीज़ है, डिसोसिएशन में भी क्या देखने को मिल रहा है, सराउंडिंग ने एनर्जी दी होगी या किसी पर्टिकुलर इंसान ने उसको एनर्जी दे के तोड़ा होगा, तो वो इंसान उसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, तो इस वजह से ये एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हमको सिखाया जाता है कि ये जो NaCl जब बनता है तो Na अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Cl गेन करता है, तो ये फैक्ट है, ऐसा होता है। अब ये गैसियस फॉर्म में है तो Na कन्वर्ट होगा Na+ में बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बट जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और ये आयोनाइजेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, किसी ने एनर्जी दी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वहाँ से। और हमको ये सिखाया जाता है कि ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन Cl के पास जाता है जो इसको Cl- में कन्वर्ट कर देता है, सही है। अब ये Cl- बन गया, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और किसी भी एटम के ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो एनर्जी को जनरेट करेगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो मेरे पास क्या बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, Na+ और Cl- का फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों ऐड होके फाइनली क्या बना देते हैं, NaCl। बट अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ से क्या दिखता है कि इसका भी स्टेट गैसियस है और इसका भी, बट मेरे को जो प्रोडक्ट मिला है वो किस फॉर्म में मिला है, सॉलिड में, ठीक है। तो जब भी Na+ और Cl- आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब कंबाइन होंगे तो एक लैटिस बन रहा है, ठीक है। तो लैटिस जब बनता है तो कौन सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब ये लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो दो एटम्स में अट्रैक्शन हो रहा है ना, अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब चीज़ें अट्रैक्ट होंगी तो वो एनर्जी को रिलीज करती हैं एडिशन की वजह से, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब देखो हेस का क्या लॉ था कि कोई भी रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे मल्टीपल स्टेप में हो, उनकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा रिमेन सेम होगी। तो फाइनल फार्मूला क्या बन के निकलता है कि यहाँ पे जो H टोटल है वो एक्चुअल में इक्वल है किसके, डेल्टा H सब्लिमेशन के प्लस डेल्टा H डिसोसिएशन के प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन के माइनस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के और माइनस डेल्टा H लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो देखो हेस लॉ को इस बॉन हैबर साइकिल ने कैसे प्रूव कर दिया, बराबर। कोई भी रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊं तो जो H टोटल है वो इन सारी एनर्जी के कॉम्बिनेशन के या सम के क्या होगा, बराबर होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कहाँ पे रखना है वो अपने को सोचना पड़ेगा। क्लियर हुआ, कितनी एनर्जी आ सकती है, हेस लॉ क्या होगा, बॉन हैबर साइकिल क्यों बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। रिएक्शन में हज़ारों टाइप की एनर्जी होंगी, उन हज़ारों टाइप की एनर्जी को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं, या कब उस पर नेगेटिव साइन होगा कब पॉजिटिव होगा, या हेस लॉ कैसे इन चीज़ों को कंबाइन करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अब देखते हैं हेस लॉ पे हमको न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं और क्या लॉजिक से वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हेस लॉ पे देखो कैसे न्यूमेरिकल हमको आ सकते हैं, राइट। सपोज करो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमेशा हमको ऐसे ही न्यूमेरिकल मिलेंगे हेस लॉ में। वो क्या बोलेगा कि हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है कि जब PCl5 बना होगा तो उसकी टोटल एंथैल्पी कितनी होगी।
बराबर। अब उस कुछ डेटा दे रहा है, बोल रहा है ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करो और बताओ कि PCl5 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है। तो देखो, ऐसे न्यूमेरिकल हमने मैथ्स में 9th 10th में किए हैं कि हम लोग को कुछ इक्वेशन दी जाती थी, उसमें हम लोग एक बार x निकालते थे, एक बार y निकालते थे, बराबर। इन इक्वेशन को तुम्हारे पास फ्री हैंड है, कितना भी रीअरेंज कर सकते हो जो तुम्हारा मन में आए। जैसे हम लोग लिखते थे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें कट कर सकते हो उसको हटा दो यहाँ से, और अपने पास क्या बनना चाहिए, ये PCl5 प्रोडक्ट में आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को उठाने के बाद PCl5 हमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हो, राइट, अपने दिमाग से। प्लस जो भी चेंज तुम इन इक्वेशन में करोगे वही चेंज तुमको इस गिवन डेटा में भी करना होगा। मान लो कि तुमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वही 2 से मल्टीप्लाई तुमको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 1/2 से किया तो यहाँ पे करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे हेस लॉ को सॉल्व करते हुए ये जो ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इनको सॉल्व करते हुए एक एडिशनल चीज़ होती है कि तुम इस इक्वेशन को रिवर्ट भी कर सकते हो। मान लो अगर मैं लिख दूँ बाय रिवर्सिंग द इक्वेशन, तो तुम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या साइन चेंज करना पड़ेगा तुमको, जैसे ये नेगेटिव है तो वैल्यू सेम रहेगी, बट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये मतलब एक टाइप का फ्री हैंड न्यूमेरिकल होता है, जितना तुम्हारा दिमाग चल सके उसके हिसाब से अरेंज करो और आंसर निकालो। प्रोडक्ट में मुझे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद सिर्फ क्या चाहिए, PCl5 चाहिए, और कुछ नहीं बचना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे को फॉर्मेशन पूछा है किसका, PCl5 का। प्लस इसमें जो भी चेंज कर सकते हो वो करो, और मैंने एडिशनल चीज़ क्या बताई कि इनको तुम फ्लिप कर सकते हो अपोजिट साइड में। खाली यहाँ पे क्या कर देना कि उसको उसका साइन बदल देना, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इक्वेशन को हम लोग कैसे अरेंज करें कि हमको सिर्फ PCl5 ही मिले। तो देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर मैं लिख दूं कि बाय डिवाइडिंग बाय 2, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये नई इक्वेशन बन के क्या निकल जाएगी। देखो ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे फॉस्फोरस बचेगा, ये क्या बन जाएगा 3/2Cl2, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा PCl3। ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे 2 डिवाइड में लग जाएगा, ठीक है। अब ये नई इक्वेशन मिल गई। अब 2 को अगर मैं एज इट इज़ लिख दूँ यहाँ पे PCl3Cl2 चेंज हो रहा है किसमें, PCl5 में, ठीक है। अब ये मैंने नई इक्वेशन बना दी, समझ में आ रहा है। पहली वाली को 2 से डिवाइड किया और इसको ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें से इसको खाली अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, देखो जो रिएक्टेंट में चीज़ें हैं, राइट, अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव, तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट, कट कर सकते हो डायरेक्ट। बट इसके अगर प्रोडक्ट में है और इसके अगर रिएक्टेंट में है, तो वो चीज़ें डायरेक्ट सेम साइन के साथ क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो वो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पे PCl3 है, ये PCl3 कट हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, ये फॉस्फोरस बचा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ने देखो इस वाले इक्वेशन में क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो अब हमको इसके भी डेल्टा एच में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन के लिए नया डेल्टा एच क्या निकल के आया हमारे पास, माइनस कितना हो जाएगा 33.06 किलो जूल, राइट। इस इक्वेशन पे हम लोग ने कुछ नहीं किया, तो इसका जो डेल्टा एच होगा एज इट इज होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू 137.24 किलो जूल। इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैंने क्या बोला, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट होगा वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। बट अगर तुमको रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट को निकालना है तो तुमको उसको नेगेटिव साइन पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ता। तो अभी फ़िलहाल में अपना काम चल जाएगा, ये इससे डिवाइड हो गया। अब देखो प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बन रहा है, PCl5, और यहाँ पे फॉस्फोरस, और यहाँ पे क्या मिला मुझे 3/2Cl2 था और एक Cl, तो ये फाइनली ऐड होकर कितना हो जाएगा 3 + 2/2 इज इक्वल टू 5/2। मतलब इसको मैं क्या लिख दूँ, 5/2Cl2 लिख देता हूँ, बराबर। तो फास्फोरस जब 5/2Cl2 से कंबाइन होता है तो ये PCl5
बनाएगा। ये मेरा आंसर है। अब मैंने यहाँ पे ना तो इसको डिवाइड किया हुआ है, ना तो इसको हम लोग ने, अब ना तो मैंने यहाँ पे कोई सब्सट्रैक्ट किया ना तो कुछ किया, मैंने एज इट इज इक्वेशन को खाली क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो इनका खाली एडिशन किया हुआ है मैंने, तो जो इनकी इंथैल्पी आएगी उनका भी सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो फाइनली अपने पास क्या था देखो, एक -137.24 किलो जूल है, और दूसरा मैंने चेंज करके क्या बनाया था, -33.06 किलो जूल। अगर मैंने माइनस भी किया होता एक दूसरे को, तो मेरे को यहाँ पे भी उस चीज़ को क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ऐड किया है तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 3, ये ठीक है। तो फाइनली जो PCl5 बना, उसके लिए जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, -170.30 किलो। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हेल्स लॉ पे ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे सिंपल से, खाली अपने को क्या करना है, उस इक्वेशन को अरेंज करने आना चाहिए। इक्वेशन अरेंज कर ली तुमने प्रॉपरली, जो भी अरेंजमेंट तुम इक्वेशंस में कर रहे हो वही अरेंजमेंट हमको उसकी एनर्जीज में करनी पड़ेगी। और जो भी तुमने फाइनली किया होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन चेंज किया होगा, वो उनके एंथैल्पीज के साथ भी करके फाइनली ऐड करके आंसर निकाल देना। बाकी हेस लॉ में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो अपने को नहीं समझता है। ठीक है, खाली एंथैल्पी एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जो हमको समझ में आना चाहिए, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव साइन मतलब क्लिक होना चाहिए कि कहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, कहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा। सिंपल सा लॉजिक होता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, लेंदी होते हैं, बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। हेस लॉ पे तुमको 2 या 3 मार्क के न्यूमेरिकल आएंगे, मल्टीपल इक्वेशन देगा, बोलेगा मुझे ये बनाना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करके बताओ। तो अपने हिसाब से तुमको 2 में से, सपोज करो 5 इक्वेशन दिए, 5 में से अगर तुमको ऐसा लगता है कि 2 इक्वेशन को यूज़ करके मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो वो 2 ही इक्वेशन को यूज़ करो और प्रोडक्ट की एनर्जी निकाल के फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखो इस वीडियो में कवर किए 2-3 टॉपिक। जैसे सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारी एनर्जीज, कितने कितने टाइप की एनर्जी केमिकल रिएक्शन में आ सकती है। दूसरा मैंने तुमको बॉन हैबर साइकिल का कॉन्सेप्ट समझाया कि बॉन हैबर साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, हेस लॉ के न्यूमेरिकल्स देखे, हेस लॉ कैसे काम करता है। तो हेस लॉ देखो, चैप्टर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, फर्स्ट तो तुमको थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ पे आ जाएंगे जो मैक्सिमम वर्क डन वगैरह वाला न्यूमेरिकल था, एक तो उस पर मिल जाते हैं। दूसरा कुछ आए ना आए, हेस लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल हर साल अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हेस लॉ का, इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते, ये हमको लेके ही चलना पड़ेगा। क्लियर है, तो हेस लॉ को ऑप्शन में नहीं रख सकते यहाँ पे। बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक थे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब हम लोग ऑप्शन में रख के चल सकते हैं। हेस लॉ हमको करना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं। हाँ, अगर एकदम से स्किप करने का मन बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आज वीडियो यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, बॉन्ड एनर्जी। अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिस पे डिस्कस करना है, बट मेजरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इन 2 टॉपिक्स पे आते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। तो 3 टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एक तो मैक्सिमम वर्क डन पे, या तो फिर हेस लॉ पे, या तो फिर हमारा बॉन्ड एनर्जी पे, जो कि हर साल मैंने पेपर्स को एनालाइज किया हुआ है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करने हैं तो ये 3 फॉर्मूले, इनके टॉपिक्स अपने को क्लियर होने चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, और मे बी होप कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर शायद ख़त्म हो जाएगा, या फिर एक आध वीडियो और लगेगा तो उसमें थर्मोडायनेमिक के पूरे लेक्चर्स हो जाएंगे कवर।